वेलकम एवरीवन। आज हम वोल्टेम्प ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड के बारे में जानकारी डिस्कस करेंगे। कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, क्या प्रोडक्ट्स हैं इनका कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस और इनके वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे इनको चेक करेंगे। बने रहिए वीडियो पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रीन पे अभी आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, इनके बैंकर्स और इनके सीए की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। कानू भाई एस पटेल इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कानूज लाल भाई एल पटेल वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वल्लभ एन मधानी सीएफओ हैं इस कंपनी के। इनका सिर्फ एक ही बैंकर है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। वोल्टेम्प ट्रांसफॉर्मर्स 1967 में फॉर्म हुई। ये वडोदरा में फॉर्म हुई थी इनिशियली। ये प्राइवेटली लिस्टेड थी पहले, लिस्टेड नहीं थी, प्राइवेट कंपनी थी, फिर बाद में ये पब्लिकली लिस्टेड हुई। ये बेसिकली ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर्स, रेजन टाइप ट्रांसफार्मर्स, सब स्टेशंस और इंडक्शन फर्नेस बनाने का ये काम करती है। आप नीचे फ़ोटोज़ में देख सकते हैं इनके 3 प्रोडक्ट्स। ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर्स, ये ओल्ड जनरेशन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स होते हैं, काफ़ी बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं। ये कंपनी मैक्सिमम 160 मिलियन वोल्ट एम्प जो कि 220 किलोवाट क्लास के ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो बनाती है। जो रेजिन इम्प्रेग्नेटेड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो लगभग 5 MVA जो कि मिलियन वोल्ट एम्प होता है 11 kV क्लास का, वो बनाती है। और जो रेजिन ड्राई टाइप है वो 12.5 MVA 33 किलोवाट क्लास का बनाती है। इसके साथ साथ इनके 2 प्लांट गुजरात में और हैं जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दोनों के दोनों वडोदरा में प्रेजेंट हैं। ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर्स में बेसिकली कूलेंट के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती और इसको ऑयल को बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, बट ये जनरली बहुत बड़े साइज़ के, बहुत बड़ी कैपेसिटीज़ में होते हैं। रेजिन टाइप में कुछ भी फिलर नहीं होता, ये ड्राई होते हैं। रेजिन का यूज़ किया जाता है इसको कूल रखने के लिए। सब स्टेशन एक पूरी की पूरी असेंबली होती है जहाँ पे बहुत सारे, जैसे आप फोटोज़ में देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर वगैरह होता है, पूरा इनका चैनलिंग, केबलिंग वगैरह सब कुछ रहता है, स्विच गियर्स वगैरह सब होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इंडक्शन फर्नेस का डायग्राम है। इंडक्शन फर्नेस बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पे फर्नेस बनाया जाता है जिसके सराउंडिंग इंडक्शन होता है और उससे हीट जनरेट होके फर्नेस को सेंड की जाती है जिससे मेटल्स को पिघलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इस कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन हैं। तो प्राइमरीली सबसे बड़ा क्लाइंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो सेमी गवर्नमेंट है, जो कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनती हैं एंटिटीज़, उनसे इनको ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। तो कोई भी जो मेजर इलेक्ट्रिसिटी का काम होना है, कहीं पे भी ट्रांसफार्मर्स नई, जैसे अभी स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं तो वहाँ पे जो पूरा सेटअप बनाना है इलेक्ट्रिसिटी का, ट्रांसफार्मर्स का, वो सब इनको मिलता है। तो वो सब स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर पीपीपी मॉडल पे बनता है। फिर सेकंड इनके जो क्लाइंट्स हैं वो हैं रिफाइनरीज, बड़े बड़े रिफाइनरीज, रिलायंस हो गया, HPCL, ये सब रिफाइनरीज को बहुत बड़े साइज़ में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। सेम वे फर्टिलाइज़र प्लांट्स, इनको भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इवेंचुअली अगर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो उनको पूरे इक्विपमेंट लगेंगे जिसमें ट्रांसफार्मर ऑब्वियसली बहुत बड़ा पार्ट होगा, स्विच गियर्स होंगे, ये सब चीज़ें कंपनी सप्लाई करती है। सेम वे कंपनी इंडिया के अलावा नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट भी करती है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपनी की रेटिंग्स कैसी है। वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन्स के बेसिस में केयर, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, उसने उसको कैसा रेट किया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी AA रेटेड है विथ स्टेबल आउटलुक। सेम वे शॉर्ट टर्म के लिए भी स्टेबल है, केयर की A1+ रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे 2 साल का जो इनकम स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो अगर 2020 से 2021 का आप देखोगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में नेट सेल्स डिक्रीज़ हुआ है। ये बेसिकली
कोविड के कारण हुआ है। बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह रोक दिए गए थे, इंडस्ट्री स्टॉप थी, काम नहीं कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग बंद थी, तो ये उस वजह से यहाँ पे सेल्स ड्रॉप हुई है। सेकंड आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका पीबीटी जो प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग कॉस्ट एंड डिप्रिसिएशन है वो बड़ा है डिस्पाइट रेवेन्यू कम हुआ है, क्योंकि इनके एक्सपेंडिचर कम थे। एक्सपेंडिचर क्यों कम थे? क्योंकि इनके पास रॉ मटेरियल ऑलरेडी काफ़ी सारा रखा हुआ था, इनको नया ख़रीदना नहीं पड़ा और वो सस्ते में उन लोगों ने यूज़ कर लिया और महंगे में बेच दिया। तो महंगे में जब बेचा तब आप देखोगे कि पीबीटी बढ़ गया, पीबीटी बढ़ा तो इवेंचुअली फाइनली पैट भी बढ़ गया। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इनका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। आप कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे हर साल, लगभग हर साल नेट सेल्स टॉप लाइन बढ़ा है, ईबिड्डा भी हर साल बढ़ा है, पैट भी हर साल बढ़ा है, ईबिड्डा मार्जिन भी बहुत हेल्दी है, नेट मार्जिन भी बहुत हेल्दी हैं। अभी इस पेज पे आप देख सकते हैं कंपनी काफ़ी इरेटिक मूव करती है एनएसई बीएसई में। आप यहाँ पे अप्रैल 20 से लेके मार्च 21 तक का चार्ट देख सकते हैं, जहाँ पे सेंसेक्स जो है वो काफ़ी स्टेबल मूवमेंट में था, लेकिन कंपनी बहुत अप्स एंड डाउन करती है। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 तक इनके पास बहुत अच्छा एक ऑर्डर बैकलॉग है 317 करोड़ का। ये इनकी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत अच्छा बैकलॉग है, तो करेंटली इस ईयर के लिए तो ये कम्प्लीटली सेफ़ हैं। अभी जो प्रॉब्लम इस कंपनी के साथ हो रही है वो है रॉ मटेरियल के प्राइसेस। ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। जैसा मैंने बताया कि इस ईयर पैट इसलिए बढ़ा डिस्पाइट लेस रेवेन्यूज़, लेस सेल, बिकॉज इनके पास लास्ट ईयर का बहुत सारा रॉ मटेरियल रखा हुआ था। लेकिन नेक्स्ट ईयर इनके पास रॉ मटेरियल नहीं रहेगा, इन्हें नया ख़रीदना पड़ेगा और वो महंगे दामों में ख़रीदना पड़ेगा, तो इनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स के पास सिर्फ 50% शेयर है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। FII और DII के पास काफ़ी बड़ा शेयर है, लगभग 21% DII के पास है, FII के पास लगभग 15-16% है। तो जब भी, जैसे अभी लास्ट 3 महीनों से काफ़ी ज़्यादा FII सेलिंग चल रही है, तो इस कंपनी पे, जिस भी कंपनी में FII का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है। चलिए अब कुछ एक वैल्यूएशन और मार्जिन रेशियोज़ देखते हैं इस कंपनी का। तो पहला रेशियो देखते हैं PE। 2017 से 2021 तक ये कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। सेकेंडली P/B, जो कि वो भी काफ़ी अच्छे रेशियोज़ में चल रहा है। EV/EBITDA भी हमेशा डिक्रीज़ हो रहा है, जो कि अच्छा है। कंपनी बहुत ज़्यादा कमा रही है और एंटरप्राइज वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, तो दैट इज़ गुड। प्राइस टू सेल्स भी काफ़ी स्टेबल रहा है और काफ़ी अच्छे शेप में दिख रहा है। तो इसको देख के ये क्लियरली लगता है कि कंपनी अभी काफ़ी कम वैल्यूएशन में है। और वैसे भी करेंटली ये जो कंपनी है इसकी फेस वैल्यू 10 है, ये कभी स्प्लिट नहीं हुई है अभी तक। फिर नीचे आप देखोगे मार्जिन रेशियोज़, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये भी बहुत अच्छा परसेंटेज है, 15 से 20% इज़ अ वेरी गुड हेल्दी परसेंटेज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं अभी तक कंपनी क्या कर रही है, किस बिजनेस में है, ये तो हम समझ गए, इनके फाइनेंशियल्स भी देख लिए, लेकिन अभी आगे कैसा रहने वाला है वो देखते हैं। तो पहले प्रोज की बात करते हैं। जो फर्स्ट प्रो है वो है अपना नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। चलिए पहला पॉइंट है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लॉन्च किया था। ये एक बहुत ही मैसिव प्लान है जिसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे की जानी है। इसमें अभी करेंटली 7400 प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स 7400 हो गए हैं। हर एक प्रोजेक्ट में किसी न किसी वे में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे उनका खुद के यूनिट के लिए एक ट्रांसफार्मर या फिर वैसे एक असेंबली सब स्टेशन अगर बहुत बड़ा है तो एक सब स्टेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दैट इज़ गुड फॉर द कंपनी। सेकेंड, इसके साथ ही PLI स्कीम्स भी बहुत सारी लॉन्च हुई हैं रिसेंटली। तो हर एक PLI स्कीम किसी न किसी कंपनी, किसी न किसी सेक्टर को इम्पैक्ट करता है। अब
अगर कोई और सेक्टर भी ग्रो होता है तो उनकी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, उनको भी पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगेन कंपनी के लिए फ़ायदा है। फिर जो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है पूरे कंट्री में, ये भी पावर कंजम्पशन को बढ़ाएगी। फिर जो नेशनल इन्वेस्टमेंट प्लान 102 लाख करोड़ का अनाउंस हुआ है, उसमें 25% ऑफ द बजट इज़ एलोकेटेड टू जस्ट पावर सेक्टर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फोकस ऑन द क्लीन एनर्जी। अगेन वी आर मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल फ्यूल कोल एनर्जी टू ग्रीन एनर्जी, इको रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें भी कंपनी का बहुत अच्छा रोल दिखाई देता है। और सबसे अच्छी बात, कंपनी इज़ कम्प्लीटली डेट फ्री सिंस मैनी ईयर्स, और इनके पास बहुत अच्छा सरप्लस भी है अभी। तो गुड के बाद बैड आता है, कॉन्स आते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। पहला है कोविड। अगर फिर से कोविड बढ़ता है, जो कि बढ़ ही रहा है, और अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन्स फिर से अनाउंस करती है तो इनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बंद करनी पड़ेगी, फिर से इनके बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं, जैसे स्टील, क्रूड ऑयल, कॉपर, सीमेंट एंड अदर मेटल्स, ये डायरेक्टली इस कंपनी से रिलेटेड है। स्टील क्योंकि ट्रांसफार्मर में स्टील लगता है, क्रूड ऑयल क्योंकि आपकी जो बाकी की रिफाइनरीज वगैरह हैं वो उनका बिजनेस कम होगा, इनको कम लगेगा, और इनके भी जो ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर्स हैं उसमें ऑयल का ही यूज़ होता है कूलेंट के लिए। कॉपर, इनका जो इंडक्शन फर्नेस है, कॉपर की कॉइलिंग होती है वहाँ। सीमेंट भी अगेन, सीमेंट इनका बड़ा क्लाइंट है, अगर वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। और अदर मेटल इंडस्ट्रीज़ में भी, जो कि हैवी एनर्जी रिक्वायरमेंट वाली कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अगर डाउन होंगे तो इनको भी बहुत ज़्यादा उसकी हीट फील होएगी। थर्ड है करेंसी फ्लक्चुएशन। आप देख सकते हैं रुपी कंटिन्यूसली फॉल होते जा रहा है, सिंस स्टार्टिंग रुपी हमेशा ही फॉल होता गया है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है, सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं, हर कंपनी के लिए करेंसी फ्लक्चुएशन एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। हेजिंग के लिए ये लोग करते हैं थोड़ा सा मैनेज, बट स्टिल अगर कल को ऐसे ही ग्रो होता जाता है और रुपी डिप्रिशिएट होता जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। फिर कंपटीशन भी धीमे धीमे बढ़ रहा है, कई लोकल इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं जो कि सेम ट्रांसफार्मर्स बनाएंगी, ऑल्दो कोई बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है फ़िलहाल, बट धीमे धीमे आ रही हैं, और इंटरनेशनल कंपटीशन भी बढ़ रहा है। नीचे आप चार्ट में देख सकते हैं कि कुछ एक कमोडिटी के प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं एक साल में। तो स्टील के प्राइसेस ऑलमोस्ट 3 गुने हो गए हैं, कॉपर के प्राइसेस डबल हो गए हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस भी लगभग 3 गुना हो गया है। थैंक यू, दैट्स ऑल। इसको समरी करने के लिए कंपनी का फ्यूचर आउटलुक तो काफ़ी ब्राइट लग रहा है, फिनेंशियल्स ओके हैं, हेल्दी हैं। अगर ये लास्ट 1-2 साल को थोड़ा सा इग्नोर किया जाए तो कंपनी शुड बी गुड इन द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल एनालिसिस। प्लीज़ लेट मी नो योर जेन्युइन फीडबैक, और आप बताइए अगर कुछ और किसी और कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो, या फिर किसी और टॉपिक पे। थैंक यू।